हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर ब्रेन्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के ब्लॉक 3 का यूनिट 10। टॉपिक इज ऑर्गेनाइजिंग। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. I have already covered this chapter in previous two videos in part 1 and part 2. This is the final part. Okay, so we are going to complete this chapter in this video, and the topics that we are going to cover today is organization chart, their advantages and limitations, organizational manual, their importance, types of manual, their advantages and drawbacks, and the final topic is formal and informal organizations, their difference, then characteristics of informal organizations, their functions and problems. So let's start with the first topic, which is organization chart. ऑर्गेनाइजेशन चार्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है. ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एक विजुअल टूल है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को शो करता है. ओके, तो ये चार्ट इंपॉर्टेंट रोल्स, फंक्शंस, लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स को समझने में हेल्प करता है. तो हम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं. फर्स्ट इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. ये चार्ट विजुअली प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप्स को प्रेजेंट करता है. अनदर इज लाइंस ऑफ अथॉरिटी. इस चार्ट में अथॉरिटी के मेन लाइंस को हाईलाइट किया जाता है. इससे हमें ये समझना इससे हमें ये समझ आता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की कैसे बनी हुई है और कौन किसको रिपोर्ट करता है. अनदर इज इंटरप्ले ऑफ फंक्शंस एंड रिलेशनशिप्स. ये चार्ट ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस फंक्शंस एंड रिलेशनशिप्स का इंटरेक्शन शो करता है. इससे ये समझने में हेल्प मिलती है कि कैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिविजन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं एंड कोलैबोरेट करते हैं. ओके, देन कम्युनिकेशन चैनल्स. ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कम्युनिकेशन चैनल्स को भी शो करता है, यानी कि इंफॉर्मेशन का फ्लो शो करता है वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लेवल पर. ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कम्युनिकेशन फ्लो हो रहा है ये भी हमें इससे क्लियर होता है. ओके, सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग को समझने के लिए काफी यूजफुल होते हैं. ऑलराइट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इन दोनों में डिफरेंस है, सो लेट्स अंडरस्टैंड देयर डिफरेंस. ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मल रिलेशनशिप्स को विजुअली रिप्रेजेंट करता है. मींस ये शो करता है कि किस पोजीशन के अंडर कौन वर्क कर रहा है एंड रिपोर्टिंग का सिस्टम क्या है. ओके, ऑन द अदर हैंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ओवरऑल फ्रेमवर्क इंक्लूडेड होता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स को डिफाइन किया जाता है. इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होता है. ओके, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं. फॉर एग्जांपल, पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट. ये चार्ट पर्सनल या इंडिविजुअल्स के बीच के रिलेशनशिप्स को शो करता है. इसमें हायरार्किकल स्ट्रक्चर को एम्फसाइज किया जाता है. मींस ये दिखाता है कि कौन किसके अंडर वर्क कर रहा है. अनदर एग्जांपल इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट. ये चार्ट फंक्शंस या एक्टिविटीज पर फोकस करता है. मींस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट यूनिट्स एंड सब यूनिट्स के फंक्शंस को इससे प्रेजेंट किया जाता है और ये बताता है कि किस तरह फंक्शनल एरियाज के बेसिस पर वर्क का डिवीजन किया गया है. सो दोनों चार्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को शो करते हैं, जो प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है. ओके, सो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एक बहुत ही वैल्यूएबल टूल है फॉर बोथ एग्जीक्यूटिव्स एंड एज वेल एज एम्प्लॉयज. इसका मेन पर्पस है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रोल्स एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स को क्लियर करना. जब आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है तो आपको अपना पोजीशन समझ में
आता है इजीली, ओके। मीन्स आपको अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की क्लैरिटी मिलती है और ये भी क्लियर रहता है कि आप किसको रिपोर्ट करेंगे और कौन आपको। इससे अकाउंटेबिलिटी लाइंस भी क्लियर हो जाती हैं कि कौन किस चीज के लिए अकाउंटेबल है। तो ये चार्ट ओवरऑल एक रोड मैप की तरह ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, ओके। Our next topic is advantages of organization chart. First is clarity of position and relationships. So organization chart क्या है? It's like a road map जो employees को ये show करता है कि कंपनी में उनका position क्या है और दूसरे employees के साथ कैसे वो correlate करते हैं। So ये एक visual guide की तरह है जो सबको उनके roles and connections को understand करने में help करता है। Another is lines of authority and responsibility. Organization chart से reporting relationships को समझना easy हो जाता है। Means आपको पता होता है कि आपको किस से directions लेनी है, किसको report करना है। So organization chart आपको ये clarity देता है किसके पास क्या authority है और किसकी क्या responsibility है, okay? Next one is guidance for new employees. जब न्यू एम्प्लॉयज ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एक वेलकम गाइड की तरह काम करता है। ये चार्ट उनको कंपनी का सेटअप समझाता है, कौन क्या करता है और डिफरेंट पार्ट्स कैसे मिलकर काम करते हैं, कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, जिससे उनको क्विकली एडजस्ट करने में हेल्प मिलती है, ओके। नेक्स्ट इज फ्रेमवर्क फॉर जॉब रोल्स। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो जॉब रोल्स को क्लासिफाई एंड इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है। इसमें क्लियरली डिफाइन किया जाता है कि हर एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है और उनका परफॉर्मेंस कैसे मेजर होगा। तो इस तरह से ये चार्ट हर किसी का जॉब रोल क्लियर करता है और उनको असेस करने का क्राइटेरिया भी सेट करता है। मींस ये इंश्योर करता है कि सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझकर अपना काम करें और उनके काम को किस तरह से इवैल्यूएट किया जाएगा ये भी क्लियर होता है। नेक्स्ट इज स्पॉटिंग प्रॉब्लम्स फॉर इम्प्रूवमेंट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एक तरह से कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं ये शो करता है। ये एक मिरर की तरह काम करता है जो इनकंसिस्टेंसीज या प्रॉब्लम्स को रिफ्लेक्ट भी करता है। इससे कंपनी को अपने स्ट्रक्चर में जो भी लूप होल्स हैं उनको स्पॉट करने में और इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है। मीन्स अगर कहीं पर कोई कम्युनिकेशन गैप या अथॉरिटी में कंफ्यूजन है तो ये चार्ट उन इश्यूज को हाईलाइट करता है सो दैट ऑर्गेनाइजेशन टाइमली चेंजेस कर सके और अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके। ऑलराइट, तो ये तो हो गए हमारे एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। फर्स्ट इज लिमिटेड टू फॉर्मल रिलेशनशिप्स। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट सिर्फ फॉर्मल रिलेशनशिप्स को हाईलाइट करता है, शो करता है। मींस ऑफिशियल हायरार्कीज एंड रिपोर्टिंग लाइंस को ही हाईलाइट करता है, लेकिन ये इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स को कैप्चर नहीं कर पाता जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग में काफी इम्पैक्ट डाल सकते हैं। आज के मॉडर्न एंटरप्राइजेस में इनफॉर्मल नेटवर्क्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये चार्ट उनको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता जो इसकी एक लिमिटेशन है। अनदर इज लैक ऑफ डिटेल ऑन अथॉरिटी। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स में लाइंस ऑफ अथॉरिटी तो शो होती है, लेकिन ये क्लैरिफाई नहीं होता कि स्पेसिफिक एग्जीक्यूटिव्स के पास कितनी अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है जिससे रोल्स एंड अकाउंटेबिलिटीज को लेकर अनसर्टेनिटी हो सकती है। मींस आपको पता तो होता है कि कौन किसके अंडर काम कर रहा है, लेकिन उनका एग्जैक्ट पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल क्लियर नहीं होता, ओके। अनदर इज रिजिडिटी इन रिलेशनशिप्स। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एक रिजिड स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है। मींस अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंजेस करने हैं तो उससे कंप्लीट स्ट्रक्चर डिसरप्ट हो सकता है। तो ये लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करता है और इससे चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस या ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। मींस अगर आपको क्विकली कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं तो पूरी चार्ट को अपडेट करना एक कॉम्प्लेक्स टास्क बन जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन की अडेप्टेबिलिटी को हिंडर कर सकता है। अनदर इज पोटेंशियल फॉर कंफ्यूजन। अगर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट फॉल्टी हो, मींस अगर एक्यूरेटली क्रिएट ना किया जाए या टाइमली अपडेट ना किया जाए तो ये मेंबर्स के बीच कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकता है। इससे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज में सुपीरियर या इंफीरियर की फीलिंग्स आ सकती हैं
जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करती हैं उनके बीच में, राइट। मीन्स अगर चार्ट क्लियरली डिफाइन ना करे कि किसका क्या रोल है या किसकी कितनी अथॉरिटी है, तो मेंबर्स को समझने में मुश्किल होती है और उनके बीच टेंशन भी इंक्रीज हो सकती है। अनदर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सपोज्ड रिलेशनशिप्स। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स रियल रिलेशनशिप्स को हमेशा एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं करते। ये सिर्फ सपोज्ड रिलेशनशिप्स को शो करते हैं जो फॉर्मल स्ट्रक्चर पर बेस्ड होता है। मींस जो चार्ट में शो होता है जरूरी नहीं है कि एक्चुअल में भी वही स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा हो। इस डिस्क्रिपेंसी की वजह से चार्ट की यूजफुलनेस लिमिटेड हो जाती है। अगर एक्चुअल रिलेशनशिप्स डिफरेंट हैं तो चार्ट ऑर्गेनाइजेशन के डायनेमिक्स को सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, जो डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ओके, सो ये तो थी हमारी लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। सो हमने समझा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और उसके लिमिटेशंस क्या हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल। ओके, तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स की बात करते हैं तो ये हमें ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मल स्ट्रक्चर की जो अथॉरिटी है उसको समझने में हेल्प करता है। मीन्स कौन किसको रिपोर्ट करता है, किसके अंडर काम करता है, ये सारी बातें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है, इसमें हर पोजीशन की स्पेसिफिक ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड होती। ओके, तो यहीं पर ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल्स का रोल आता है। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये मैनुअल्स प्रिपेयर किए जाते हैं सो दैट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की इस लिमिटेशंस को कवर किया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल एक तरह का अथॉरिटेटिव गाइड है। ओके, सो ये एक अथॉरिटेटिव गाइड होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के हर मेंबर के लिए एक रेफरेंस का काम करता है। इसमें वो सारी डिटेल्स होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से हमें नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल जॉब डिस्क्रिप्शन, टॉप मैनेजमेंट डिसीजन, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स, ये सभी डिटेल्स मैनुअल में होती हैं, लेकिन ये सभी डिटेल्स हमें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से नहीं मिलती। ओके, जॉब डिस्क्रिप्शन ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसका मेन पर्पस होता है किसी भी पोजीशन से जुड़ी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिटेल में डिफाइन करना। ये एक फैक्चुअल डॉक्यूमेंट होता है, इसमें केवल फैक्ट्स होते हैं जिससे एम्प्लॉयज को अपने रोल्स को बेटर वे में अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है। सो जब एक एम्प्लॉय के पास अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है तो उन्हें बार बार अपने सुपीरियर से गाइडेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, राइट। इससे क्या होता है, अगर बार बार गाइडेंस के लिए वो जाएंगे या मैनेजर को आना पड़ेगा तो इससे क्या होता है, इंटरप्शंस भी क्रिएट होती हैं। ओके, और मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट दोनों का टाइम एंड एनर्जी भी वेस्ट होता है, राइट। सो मीन्स मैनेजर्स को रिपीटेटिवली एम्प्लॉयज को गाइड नहीं करना पड़ता क्योंकि इसमें सारी डिटेल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड होती हैं, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होती है और एम्प्लॉयज अपने काम में कॉन्फिडेंट रहते हैं बिकॉज दे नो कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। सो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जहां ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स फॉर्मल स्ट्रक्चर दिखाते हैं, वही मैनुअल्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इससे ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी एंड क्लैरिटी इंक्रीज होती है। मींस जब एम्प्लॉयज के पास अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है तो एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैनुअल। ओके, तो हम इनके इम्पोर्टेंस को समझते हैं। फर्स्ट इज क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल सबसे पहले जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिलेशनशिप्स को डिफाइन करता है। मीन्स कौन किसके अंडर काम करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ये सब कुछ डिटेल में मैनुअल में क्लियरली रिटन होता है। इससे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ड्यूटीज के ओवरलैपिंग को अवॉइड किया जा सकता है। अनदर इज अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग। मैनुअल ये भी क्लैरिफाई करता है कि हर पोजीशन के लिए अथॉरिटी का सोर्स एंड कंटेंट क्या होगा। मीन्स कौन कौन से डिसीजंस किस लेवल पर लिए जा सकते हैं। इससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कंसिस्टेंसी आती है। ओके, नेक्स्ट इज डेफिनेट इंस्ट्रक्शंस। ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल क्लियर एंड डेफिनेट इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है
जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड कंफ्यूजन कम हो जाता है। जब एम्प्लॉयज को उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में क्लियर डायरेक्टिव्स मिलते हैं, ओके, क्लियर डायरेक्शंस मिलती हैं, देन दे अंडरस्टैंड कि उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या करना है और कैसे करना है। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी इन कम्युनिकेशन। मैनुअल कम्युनिकेशन को भी एफिशिएंट बनाता है। जब मैनुअल में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है तो मैनेजर्स को बार बार वही इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। इससे उनका डेफिनेटली टाइम एंड एनर्जी दोनों सेव होते हैं। साथ ही मैनुअल एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है जिससे एम्प्लॉयज अपने क्वेरीज एंड इश्यूज को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस में यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी लाने में हेल्प करता है। इसका मतलब है कि चाहे ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी डिपार्टमेंट हो, सब एक ही तरीके से वेल डिफाइंड वे में काम करेंगे। इससे ऑपरेशंस में स्टैंडर्डाइजेशन आता है जो एफिशिएंसी एंड क्वालिटी दोनों को प्रमोट करता है। अनदर इज फैसिलिटेट्स ट्रेनिंग। जब न्यू एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल इस ट्रेनिंग प्रोसेस को इजी बना देता है बिकॉज इसमें पहले से एस्टैब्लिश्ड रूटीन्स एंड प्रैक्टिसेस डॉक्यूमेंटेड होती हैं। इससे ऑनबोर्डिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है एंड न्यू एम्प्लॉयज जल्दी से ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स को समझ जाते हैं। मीन्स उन्हें पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या एक्सपेक्टेड है और उन्हें कैसे काम करना है। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल्स को टाइमली रिवाइज किया जाता है सो दैट प्रोसीजर्स या प्रैक्टिसेस में अगर कोई चेंजेस हुए हैं तो वो रिफ्लेक्ट हो सके। ये मैनुअल्स एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए भी एक रिफ्रेशर का काम करते हैं जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे चेंजेस से अपडेटेड रहते हैं। मीन्स मैनुअल एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट के साथ इवॉल्व होता रहता है। ओके, अनदर इज प्रमोट्स डेलीगेशन एंड मैनेजमेंट एफिशिएंसी। ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल में क्लियर गाइडलाइंस एंड एक्सपेक्टेशंस डिफाइन होते हैं जिससे मैनेजर्स को ये पता चलता है कि किस किस लेवल पर कौन से डिसीजंस लिए जा सकते हैं। इससे वो कॉन्फिडेंटली अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हैं, मींस अपने सबऑर्डिनेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर सकते हैं। बिकॉज मैनुअल में सब कुछ क्लियरली रिटन है, इसलिए सबऑर्डिनेट्स को भी पता होता है कि उनसे क्या एक्सपेक्टेड है और उन्हें कैसे एक्ट करना है, राइट? जब रूटीन प्रोसीजर्स मैनुअल में डॉक्यूमेंट होते हैं तो मैनेजर्स को हर छोटी मोटी चीज में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसे हम मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहते हैं। ओके, इसका मतलब है कि मैनेजर्स उन्हीं केसेस में इंटरफेयर करते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं, मींस जब कुछ अनयूजुअल या अनएक्सपेक्टेड होता है। बाकी रूटीन वर्क एक्सप्लेनेशन के लिए मैनुअल सफिशिएंट होता है। तो इससे मैनेजर्स का टाइम एंड एनर्जी सेव होता है और वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनुअल। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मैनुअल। फर्स्ट टाइप इज पॉलिसी मैनुअल। ओके, सो पॉलिसी मैनुअल एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी कंपनी के रूल्स एंड गाइडलाइंस को आउटलाइन करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि एम्प्लॉयज को ये गाइड किया जा सके कि डिफरेंट सिचुएशंस में उन्हें कैसे एक्ट करना है। सो पॉलिसी मैनुअल एक फंडामेंटल गाइड की तरह काम करता है। मींस अगर किसी सिचुएशन में कोई कंफ्यूजन हो तो एम्प्लॉयज इस मैनुअल को रेफर कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि उस सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड गाइडलाइंस क्या कहते हैं। इस मैनुअल में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीजें किस तरह से की जानी चाहिए उसका एक जनरल फ्रेमवर्क दिया जाता है। ये ब्रॉड स्ट्रेटजीज एंड अप्रोचेस को डिस्क्राइब करता है जिसे मैनेजमेंट फॉलो करता है। मींस मैनुअल सिर्फ स्पेसिफिक रूल्स ही नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल फिलॉसफी एंड विजन को भी रिफ्लेक्ट करता है। पॉलिसी मैनुअल में मैनेजमेंट जितने भी ऑफिशियल डिसीजंस एंड स्टेटमेंट्स लेती है वो भी इंक्लूड किए जाते हैं। इससे एक क्लियर रिकॉर्ड मिलता है कि कंपनी की पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस क्या हैं और ये किस तरह से इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए। इस तरह पॉलिसी मैनुअल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो ना सिर्फ रूल्स एंड गाइडलाइंस की क्लैरिटी देता है बल्कि एम्प्लॉयज को एक
स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करने में भी हेल्प करता है। अनदर टाइप इज ऑपरेशंस मैनुअल। ऑपरेशंस मैनुअल वो डॉक्यूमेंट होता है जो एम्प्लॉयज को उनके टास्क को करेक्ट वे में परफॉर्म करने के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। इसमें मेथड्स, प्रोसीजर्स, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, इन सब की डिटेल्स आउटलाइन की जाती हैं। ऑपरेशंस मैनुअल एम्प्लॉयज को बताता है कि किसी भी टास्क को करेक्ट तरीके से कैसे किया जाए। इसमें स्पेसिफिक मेथड्स एंड प्रोसीजर्स दिए जाते हैं सो दैट उन्हें फॉलो करके एम्प्लॉयज अपने काम को एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली कर सकें। मैनुअल में हर जॉब के लिए ऑथराइज्ड स्टेप्स को आउटलाइन किया जाता है। मींस काम को करने के लिए किस किस स्टेप को फॉलो करना होगा ये भी साफ साफ क्लियरली डिफाइन होता है। इससे ये इंश्योर होता है कि हर एम्प्लॉय एज पर कंपनी प्रिस्क्राइब प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग काम करे और किसी भी टास्क में कंसिस्टेंसी बनी रहे। ऑपरेशंस मैनुअल में समझाने के लिए डायग्राम्स, स्केचेस एंड चार्ट्स भी इंक्लूडेड किए जाते हैं। ये विजुअल एड्स एम्प्लॉयज की अंडरस्टैंडिंग को डेफिनेटली एनहेंस करते हैं, स्पेशली जब मैनुअल डिपार्टमेंट या डिवीजन स्पेसिफिक होता है। मींस मैनुअल में जो स्टेप्स एंड प्रोसेसेस बताए गए हैं उन्हें विजुअल रिप्रेजेंटेशंस के जरिए भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एसेंशियली ऑपरेशंस मैनुअल एक तरह का गाइड बुक होता है जो एम्प्लॉयज को बताता है कि उन्हें अपने वर्क को प्रॉपरली कैसे करना है और कंपनी के एक्सपेक्टेशंस को कैसे मीट करना है। इस तरह से ऑपरेशंस मैनुअल एम्प्लॉयज को डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है जिससे वो अपने टास्क को प्रॉपर वे में एंड ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सके। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल। ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और उनके सब डिविजन्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल बताता है कि कंपनी कैसे स्ट्रक्चर्ड है, मींस कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और उनके सब डिविजन्स का अरेंजमेंट कैसे है। इसमें ये क्लियरली मेंशन होता है कि किस डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कौन किसके अंडर काम करता है। मैनुअल में फॉर्मल चेन ऑफ कमांड को भी आउटलाइन किया जाता है। मींस रिपोर्टिंग एंड अथॉरिटी की डिटेल्स होती हैं। इससे पता चलता है कि डिसीजन मेकिंग में किसका रोल है और अथॉरिटी के लेवल्स कैसे डिफाइंड है। जब लेवल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं। मैनुअल ये क्लैरिफाई करता है कि किस एग्जीक्यूटिव की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसके पास कितनी अथॉरिटी है, जिससे वर्क में क्लैरिटी बनी रहती है। ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल में प्रमोशनल चार्ट्स भी इंक्लूडेड हो सकते हैं जो पोटेंशियल करियर एडवांसमेंट पाथ्स को इलस्ट्रेट करते हैं। ये चार्ट्स एम्प्लॉयज को ये समझने में हेल्प करते हैं कि उनके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है और उन्हें करियर में आगे बढ़ने के लिए क्या स्टेप्स लेने होंगे। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को क्लियरली डिफाइन करता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लैरिफाई करता है और करियर ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज को भी हाईलाइट करता है, जिससे एम्प्लॉयज को कंपनी के अंदर अपने करियर पाथ को समझने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट वन इज रूल्स एंड रेगुलेशंस मैनुअल। रूल्स एंड रेगुलेशंस मैनुअल वो डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के ऑपरेटिंग रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशंस को एक्सप्लेन करता है। रूल्स एंड रेगुलेशन मींस उन सभी रूल्स को कवर करता है जो वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होते हैं। इसमें वर्क आवर्स, टाइमिंग एंड प्रोसीजर्स फॉर टेकिंग लीव, ये सब इंक्लूडेड होता है। इसे आप एक तरह की हैंडबुक की तरह समझ सकते हैं जो एम्प्लॉयज को बताता है कि उन्हें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। मींस डेली वर्क लाइफ में क्या क्या नॉर्म्स हैं और किसी भी इशू या क्वेरी के लिए किस प्रोसेस को फॉलो करना है। रूल्स एंड रेगुलेशंस मैनुअल में एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान्स के बारे में भी डिटेल्स होती हैं। इसमें बताया जाता है कि एम्प्लॉयज को कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे मेडिकल बेनिफिट्स, इंश्योरेंस एटसेट्रा। तो इस मैनुअल में फैसिलिटीज जैसे लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, रिक्रिएशन क्लब, इन सब का उसे कैसे यूज करना है, इसके भी रूल्स बताए जाते हैं। इससे एम्प्लॉयज को ये पता चलता है कि इन सर्विसेज का किस तरह से यूज किया जा सकता है और इन बेनिफिट्स को यूज करने के लिए क्या गाइडलाइंस हैं। सो ओवरऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस मैनुअल एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडबुक होता है
जो एम्प्लॉयज को कंपनी की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के बारे में समझाता है। ओके, नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटल मैनुअल। तो डिपार्टमेंटल मैनुअल वो डॉक्यूमेंट है जो हर डिपार्टमेंट के स्पेसिफिक वर्क के लिए प्रोसीजर्स को आउटलाइन करता है। डिपार्टमेंटल मैनुअल में हर डिपार्टमेंट के काम करने के तरीके, मींस इंटरनल पॉलिसीज एंड ऑपरेटिंग रूल्स को डिटेल में बताया जाता है। इसका मीनिंग है कि मैनुअल डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर फंक्शंस एंड प्रोसेसेस के बारे में स्पेसिफिक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। इस मैनुअल में क्वाइट ऑफन चार्ट्स एंड डायग्राम्स का भी यूज किया जाता है सो दैट इंटर डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप्स को इलस्ट्रेट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, फाइलिंग मैनुअल डिपार्टमेंट मैनुअल का एक पार्ट हो सकता है जो फाइलिंग डिपार्टमेंट की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स एंड स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करता है। इसमें बताया जाता है कि फाइलिंग डिपार्टमेंट के अंदर काम कैसे किया जाता है और किसे क्या काम करना है। सो दिस मीन्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए भी डिफरेंट मैनुअल्स हो सकते हैं जो उनके स्पेसिफिक ऑपरेशंस एंड नीड्स के अकॉर्डिंग टेलर्ड होते हैं। मीन्स हर डिपार्टमेंट का मैनुअल उनकी यूनिक रिक्वायरमेंट्स एंड वर्किंग स्टाइल को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। सो ओवरऑल डिपार्टमेंटल मैनुअल हर डिपार्टमेंट के इंटरनल फंक्शनिंग को समझाने के लिए एक डिटेल्ड गाइड होता है जो प्रोसेसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इंटर डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप्स को क्लियर करता है। इससे डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करना इजी हो जाता है एंड एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। सो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ मैनुअल। तो 5 डिफरेंट टाइप के मैनुअल हैं जिन्हें हमने समझा। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ मैनुअल। सो इन मैनुअल्स के क्या क्या हमें फायदे हैं वो समझते हैं। फर्स्ट इज रिटन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। मैनुअल्स में रूल्स, रेगुलेशंस और दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिटन फॉर्म में होती है। मीन्स आपको एक ही बात रिपीटेटिवली एम्प्लॉयज को एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ती। कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर प्रोवाइडेड होती है जिससे कंफ्यूजन कम होता है और कंसिस्टेंसी बनी रहती है। नेक्स्ट इज रेडी रेफरेंस फॉर इंपॉर्टेंट डिसीजंस। जब की डिसीजंस की बात आती है तब मैनुअल्स एक हैंडी रेफरेंस के फॉर्म में काम करते हैं। मींस अगर किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन की रिक्वायरमेंट है जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है तो मैनुअल को रेफर किया जा सकता है। इससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्ट एंड इजी हो जाता है। नेक्स्ट इज क्लियर रेजोल्यूशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स। मैनुअल्स में सोर्स ऑफ अथॉरिटी को क्लियरली आउटलाइन किया जाता है। इससे ज्यूरिसडिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स मींस अथॉरिटी के इश्यूज को रिजॉल्व करने में हेल्प मिलती है। मींस अगर किसी पर्टिकुलर इशू पर कंफ्यूजन है कि कौन डिसीजन लेगा तो मैनुअल को रेफर किया जा सकता है कि अथॉरिटी किसके पास है, राइट? Efficient training for new employees is the next advantage. New hires को standard procedures and practices को easily learn करने में manuals बहुत useful होते हैं। Manuals उन्हें better way में job responsibilities और दूसरों के साथ relationships को समझने में help करते हैं जिससे उनका training process smooth होता है। Okay? Next is facilitation of quick decision making. मैनुअल्स में इंस्ट्रक्शंस एंड पॉलिसीज क्लियरली स्टेटेड होते हैं जिससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्ट होता है। जब सब कुछ क्लियरली रिटन फॉर्म में अवेलेबल होता है तो डिसीजंस फास्ट एंड कॉन्फिडेंटली लिए जा सकते हैं, राइट? सो इस तरह से मैनुअल्स ना सिर्फ इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोवाइड करते हैं बल्कि ट्रेनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को भी एफिशिएंट बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रॉबैक्स ऑफ मैनुअल्स। तो हम इनके ड्रॉबैक्स को समझते हैं। फर्स्ट इज कॉस्ट एंड टाइम कंस्ट्रेंट्स। स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए मैनुअल्स प्रिपेयर करना कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। मैनुअल्स बनाने में काफी कॉस्ट एंड टाइम लग सकता है जो स्मॉल बिजनेसेस के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। मींस छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इसे अफोर्ड करना डिफिकल्ट हो सकता है। अनदर इज रिजिडिटी इन ऑपरेशंस। मैनुअल्स में स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को डॉक्यूमेंट किया जाता है जो रिजिड ऑपरेशंस को क्रिएट करता है। मींस एम्प्लॉयज को डिफाइंड प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है जिससे इंडिविजुअल इनिशिएटिव एंड डिस्क्रिशन की कमी हो सकती है। मींस एम्प्लॉयज को अपनी क्रिएटिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करने की जगह प्री डिफाइंड रूल्स को ही फॉलो करना पड़ता है। अनदर इज एक्सपोजर ऑफ सेंसिटिव रिलेशनशिप्स।
कभी कभी मैनुअल्स में सेंसिटिव रिलेशनशिप्स को भी डॉक्यूमेंट किया जाता है, जिनका कॉन्फिडेंशियल रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे एम्प्लॉयज या डिपार्टमेंट्स के बीच में डिस्कम्फर्ट या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बिकॉज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पब्लिक हो जाती है या इम्प्रॉपर वे में समझी जा सकती है। सो इस तरह मैनुअल्स के ड्रॉबैक्स होते हैं, जैसे कि कॉस्ट एंड टाइम कंस्ट्रेंट्स, रिजिडिटी इन ऑपरेशंस एंड सेंसिटिव रिलेशनशिप्स का एक्सपोजर। Our next topic is formal and informal organizations. First, we will start with formal organization. Formal organization उन planned structures को refer करता है जो enterprise के अंदर official relationships को establish करते हैं। ये structures individuals, groups, departments and divisions के बीच relationships को define करते हैं so that organizational goals achieve किए जा सके। Okay? इन स्ट्रक्चर्स को चार्ट्स एंड मैनुअल्स का यूज करके भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर्स एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जो फंक्शंस को डिफाइन करता है एंड रिलेशनशिप्स को स्पेसिफाई करता है। मींस कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके पास है और हर पर्सन या डिपार्टमेंट का क्या स्पेसिफिक रोल है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर एंड प्लानिंग को प्रमोट करता है। जब सब कुछ क्लियरली डिफाइंड होता है तो प्लानिंग एंड कंट्रोल करना भी इजी हो जाता है। मींस ऑर्गेनाइजेशन का काम स्ट्रक्चर्ड वे में होता है और हर चीज अपने प्लेस पर रहती है। कम्युनिकेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड कोऑर्डिनेशन इस प्रिस्क्राइब्ड फ्रेमवर्क के अंदर ही होते हैं। मींस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर क्लियर होती हैं तो कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन भी स्मूथ तरीके से होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज को ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है। मींस फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर ही ये डिसाइड किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या होंगे और कौन कौन सी पॉलिसीज फॉलो की जाएंगी। सो इस तरह से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमेटिक अप्रोच है जो ऑफिशियल रिलेशनशिप्स को डिफाइन करता है, ऑर्डर को मेंटेन करता है एंड प्लानिंग एंड कंट्रोल को ईजी बनाता है। ओके, नेक्स्ट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसको समझते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो स्ट्रक्चर होते हैं जो साइमल्टेनियसली एमर्ज होते हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर ही, जो कि पर्सनल रिलेशनशिप्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स और दूसरे नॉन ऑफिशियल फैक्टर्स पर बेस्ड होते हैं। मींस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर स्पॉन्टेनियसली अराइज होते हैं। इसका मतलब है कि ये नेचुरली फॉर्म होते हैं बिना किसी ऑफिशियल प्लानिंग के और ये पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड इंटरेस्ट की वजह से बनते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप्स मोस्टली तब एमर्ज होते हैं जब फॉर्मल स्ट्रक्चर में कुछ लिमिटेशंस या गैप्स होते हैं। मींस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑफिशियल लाइंस एंड प्रोसेसेस होते हैं उनमें अगर कुछ कमी होती है तो इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स क्रिएट होते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप्स में अक्सर ओवरलैपिंग होती है। मींस एक ही पर्सन कई ग्रुप्स का पार्ट हो सकता है, राइट? इससे ये पता चलता है कि इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं एंड इंडिविजुअल्स को मल्टीपल ग्रुप्स में काम करने का मौका देते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन को सपोर्ट एंड सप्लीमेंट भी करते हैं, यानी कि ये ऑफिशियल स्ट्रक्चर के बाहर काम करती हैं लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को इम्प्रूव करने में हेल्प भी कर सकती हैं। सो इन ए सेंस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक नेचुरल एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है जो पर्सनल इंटरेक्शंस एंड नॉन ऑफिशियल फैक्टर्स पर बेस्ड होता है। ये फॉर्मल स्ट्रक्चर के गैप्स को फिल करता है और ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एफिशिएंसी एंड हार्मनी को एनहेंस करता है। ओके, तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस दोनों एक वर्क प्लेस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और को एग्जिस्ट करते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वर्क प्लेस में स्टेबिलिटी एंड डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। इसमें प्लान स्ट्रक्चर्स एंड ऑफिशियल रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए नेसेसरी होते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करता है कि काम सिस्टमेटिक वे में हो और हर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर हो। ओके, दूसरी तरफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सोशल फैब्रिक को कंट्रीब्यूट करता है। ये पर्सनल रिलेशनशिप्स, इंटरेस्ट एंड नेटवर्क्स पर बेस्ड होता है। इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स अक्सर वर्कप्लेस में सपोर्ट एंड कोऑपरेशन को इंक्रीज करते हैं, जिससे वर्क एनवायरनमेंट ज्यादा फ्रेंडली एंड कोलैबोरेटिव होता है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस इंटरकनेक्टेड होते हैं जो एक साथ काम करते हैं।
फॉर्मल स्ट्रक्चर वर्क के लिए गाइडलाइंस एंड प्रोसेसेस प्रोवाइड करता है, जबकि इनफॉर्मल नेटवर्क कम्युनिकेशन, सपोर्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करते हैं, राइट। सो दोनों फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कंपनी की फंक्शनिंग एंड सक्सेस के लिए एसेंशियल होते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वर्क के लिए सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन को इंश्योर करता है, तो दूसरी तरफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वर्क प्लेस की हार्मनी एंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करता है। इन दोनों के इंटरप्ले को समझना इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजर्स को ये जानना चाहिए कि कैसे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और कैसे दोनों को बैलेंस करके ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली रन किया जा सकता है। सो इस तरह फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस दोनों ही वर्कप्लेस के अलग अलग लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं और इनके इंटरप्ले को समझना मैनेजमेंट की सफलता के लिए, सक्सेस के लिए बहुत ही क्रूशियल है। Our next topic is difference between the two. So we will understand what's the difference between formal and informal organization. वैसे अभी तक तो हम काफी कुछ समझ गए हैं. So let's understand in detail. First is origin. Formal organizations जानबूझकर मैनेजरियल डिसीजन से बनाई जाती है, मीन्स प्री प्लान होती हैं, यानी कि इसे डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है बाय हायर मैनेजमेंट टू एस्टैब्लिश ऑफिशियल स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस। और वहीं दूसरी तरफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर स्पॉन्टेनियसली अराइज होती हैं, राइट, बिकॉज इंडिविजुअल्स की नेचुरल टेंडेंसीज होती हैं एसोसिएट एंड इंटरेक्ट करने की, यानी कि एक नेचुरली फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन बिना किसी फॉर्मल प्लानिंग के। अनदर इज पर्पस। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को स्पेसिफिक एंड डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए स्टैब्लिश किया जाता है, मीन्स इनके पास क्लियर गोल होते हैं जो एंटरप्राइज की ग्रोथ एंड सक्सेस को एम करते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करना। ये इनफॉर्मल नेटवर्क्स एंड रिलेशनशिप्स वर्कप्लेस में सपोर्ट एंड कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। अनदर डिफरेंस इज एक्टिविटीज। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज डिफरेंशिएटेड एंड इंटीग्रेटेड होती हैं जो एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन होती हैं। ये एक्टिविटीज फॉर्मलाइज्ड होती हैं वर्क यूनिट्स या डिपार्टमेंट्स में सो दैट कि काम सिस्टमेटिक वे में किया जा सके। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी नहीं होती, ये एमर्ज होती हैं इंडिविजुअल्स के इंटरैक्शंस एंड सेंटिमेंट्स के बेसिस पर, जैसे कॉमन वैल्यूज, लैंग्वेज, कल्चर और भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं, राइट। अनदर डिफरेंस इज देयर स्ट्रक्चर। सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की स्ट्रक्चर हायरार्किकल होती है जिसमें वेल डिफाइंड पोजीशंस, रोल्स एंड सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स होते हैं। इसमें सब कुछ एनफोर्स्ड होता है पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स के थ्रू, ओके, यानी कि एक ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होता है जहां अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइंड होती हैं। वहीं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर नॉन हायरार्किकल होता है और इसमें एक कॉम्प्लिकेटेड सोशल नेटवर्क इंक्लूड होता है। इसमें अनरिटन नॉर्म्स होते हैं जो कंसेंट के बेसिस पर एनफोर्स्ड होते हैं एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का इसमें यूज होता है। यहाँ पर कोई रिजिड स्टेटस डिफरेंशियल्स नहीं होते, यानी कि हायरार्की के फॉर्मल लेवल्स नहीं होते। अनदर डिफरेंस इज मेंबरशिप। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिविजुअल्स एक ही वर्क ग्रुप के मेंबर होते हैं और एक ही सुपीरियर के अंडर काम करते हैं, यानी कि उनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर एंड स्पेसिफिक होते हैं और उन्हें एक स्ट्रक्चर्ड अथॉरिटी के अंदर काम करना पड़ता है। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिविजुअल्स कई ग्रुप्स के मेंबर हो सकते हैं, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है लीडरशिप एंड फॉलोअर रोल्स में, राइट, यानी कि लोग डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं और ये रोल्स टाइम के साथ चेंज भी हो सकते हैं। अनदर वन इज ओरिएंटेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस इकोनॉमिक एंड टेक्निकल वैल्यूज को प्रायोरिटाइज करती हैं। इसके गोल्स एंड टास्क प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, सर्वाइवल एंड ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं। मींस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का फोकस प्राइमरीली बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस पर होता है। ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस साइको सोशल वैल्यूज को प्रायोरिटाइज करती हैं। यहाँ पर गोल्स एंड टास्क इंडिविजुअल एंड ग्रुप सेटिस्फैक्शन, एफिलिएशन, कोहेसिवनेस एंड फ्रेंडशिप पर सेंटर्ड होते हैं।
मीन्स इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का फोकस लोगों के सोशल इंटरेक्शंस एंड इमोशनल नीड्स पर बेस्ड होता है. ओके, अनदर डिफरेंस इज नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल से प्रिस्क्राइब्ड बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन की जाती है. अगर कोई डिविएशन होता है तो उसे ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, रेगुलेशंस एंड सिस्टम्स ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स के अकॉर्डिंग डील किया जाता है. यानी कि बिहेवियर को स्ट्रक्चर्ड वे से मैनेज किया जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में. ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर ज्यादातर नेचुरल एंड सोशलाइज्ड होता है. ग्रुप्स अपने खुद के नॉर्म्स, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स डेवलप करते हैं जो सोशल स्टेटस, रिकग्निशन, सेंश्योर, आइसोलेशन जैसे फैक्टर्स को इंक्लूड कर सकते हैं. यानी कि बिहेवियर में फ्लेक्सिबिलिटी होती है एंड सोशल डायनेमिक्स का काफी असर होता है. तो ये हो गए हमारे डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. Our next topic is characteristics of informal organization. Okay. First characteristic is authority. Informal organizations में authority positions पर based नहीं होती है. ये personal relationships and influence से evolve होती है. Means authority उस person को मिलती है जो group के members को naturally influence करता है. अथॉरिटी अर्नड या गिवन होती है ग्रुप मेंबर्स द्वारा, ना कि डेलीगेटेड होती है, जिसको असाइन नहीं करता. अक्सर ये अथॉरिटी पीयर्स से मिलती है, सुपीरियर से नहीं. मींस अथॉरिटी पीयर रिलेशनशिप्स पर बेस्ड होती है. यह ऑपरेट करती है ऑर्गेनाइजेशनल लाइंस के पार. ओके, ये लोगों की सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग होती है, जिससे ये मोर अनस्टेबल हो जाती है कंपेयर टू फॉर्मल अथॉरिटी. मैनेजमेंट इनफॉर्मल अथॉरिटी को इजीली कंट्रोल नहीं कर सकती जितना फॉर्मल अथॉरिटी को, बिकॉज ये सब्जेक्टिव नेचर पर बेस्ड होती है. यानी कि ये ज्यादा फ्लेक्सिबल एंड लेस प्रेडिक्टेबल होती है. ओके, अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज ऑब्जेक्टिव्स. इनफॉर्मल ग्रुप्स अपने गोल्स डेवलप करते हैं जो उनके इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं. यानी कि इन ग्रुप्स के ऑब्जेक्टिव्स मेंबर्स के पर्सनल इंटरेस्ट एंड नीड्स को पूरा करने के लिए होते हैं. ग्रुप कोहेसिवनेस यूनिफाइड एक्शन को ड्राइव करती है और ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स आमतौर पर अलाइंड होते हैं इंडिविजुअल नीड्स के साथ. ओके, यानी कि जब ग्रुप के मेंबर्स कोहेसिव होते हैं तो उनके गोल्स एंड एक्शंस एक जैसे होते हैं और वो एक कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए काम करते हैं. नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस तब अराइज होती हैं जब फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स में डेफिशिएंसीज होती हैं, गैप होता है, जैसे कि इनएडिक्वेंसी या स्लोनेस. यानी कि जब फॉर्मल चैनल्स कम्युनिकेशन नीड्स को पूरा नहीं करते तो इनफॉर्मल नेटवर्क्स फॉर्म होते हैं. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स एमर्ज होते हैं सो दैट स्पीडियर कम्युनिकेशन को फुलफिल किया जा सके. लेकिन ये चैनल्स कभी कभी र्यूमर्स को भी प्रोपोगेट कर सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को हार्म कर सकते हैं. मींस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में स्पीड तो होती है लेकिन एक्यूरेसी की गारंटी नहीं होती. नेक्स्ट इज लीडरशिप. इनफॉर्मल ग्रुप्स में अपने ओन लीडर्स होते हैं जो फॉर्मल पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी नहीं रखते. यानी कि इन ग्रुप्स में लीडर्स रोल नेचुरली डेवलप होते हैं बिना किसी ऑफिशियल टाइटल के. इनफॉर्मल लीडरशिप के इमर्जेंस को बहुत से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं जैसे एज, सीनियरिटी, वर्क लोकेशन एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस. यानी कि कौन लीडर बनेगा ये कई पर्सनल एंड प्रोफेशनल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. इनफॉर्मल ग्रुप्स में मल्टीपल लीडर्स हो सकते हैं जो डिफरेंट पर्पस के लिए सर्व करते हैं, जैसे कि टास्क लीडर, ह्यूमन रिलेशनशिप लीडर. टास्क लीडर काम के स्पेसिफिक टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि ह्यूमन रिलेशंस लीडर ग्रुप के इंटरनल डायनेमिक्स एंड रिलेशनशिप्स को मैनेज करते हैं. राइट, तो ये हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट है हमारे फंक्शंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. के फंक्शंस को समझते हैं. फर्स्ट इज फिलिंग इन गैप्स इन मैनेजरियल एबिलिटीज. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजरियल वीकनेसेस को कंपनसेट कर सकती हैं. मींस अगर मैनेजर्स के पास कुछ स्पेसिफिक एरियाज में एक्सपर्टीज या एक्सपीरियंस की कमी है तो इनफॉर्मल नेटवर्क सपोर्ट एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं. ये इनफॉर्मल ग्रुप्स उन एरियाज में हेल्प करते हैं जहां फॉर्मल स्ट्रक्चर लैक कर सकता है. अनदर इज सॉल्विंग वर्क प्रॉब्लम्स. इनफॉर्मल ग्रुप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करते हैं.
ये मेंबर्स को नॉलेज शेयर करने एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करने की हेल्प प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली उन इश्यूज पर जो कोई जॉब्स या डिपार्टमेंट्स को इम्पैक्ट करते हैं। सो मीन्स इनफॉर्मल ग्रुप्स मिलकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट वन इज बेटर कोऑर्डिनेशन। इनफॉर्मल ग्रुप्स शॉर्टकट्स एंड स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस डेवलप करते हैं। इससे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स कम हो जाते हैं एंड इंफॉर्मेशन फ्लो एंड क्विक डिसीजन मेकिंग को प्रमोट किया जाता है। सो इस तरह इनफॉर्मल ग्रुप्स बेटर कोऑर्डिनेशन एनहांस करते हैं इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट्स के बीच। नेक्स्ट इज चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स में गैप्स को ब्रिज करते हैं। ये इंफॉर्मेशन को स्विफ्टली स्मूथली ट्रांसमिट करते हैं across hierarchical and departmental boundaries. Management in informal channels को information disseminate करने and employee reactions gauge करने के लिए leverage कर सकती है। Okay. Next one is restraint on managers. Informal groups managers की authority पर checks लगाते हैं, means ये groups managers को overstepping करने से रोकते हैं एंड पावर के जुडिशियस एक्सरसाइज को एंश्योर करते हैं। यानी कि इनफॉर्मल ग्रुप्स मैनेजर को अकाउंटेबल रखते हैं और उनके एक्शंस को मॉनिटर करते हैं। अनदर इज बेटर रिलेशंस। इनफॉर्मल इंटरैक्शंस मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स के बीच बेटर रिलेशंस एंड ट्रस्ट फॉस्टर करते हैं। मैनेजर्स इनफॉर्मल कॉन्टेक्ट्स का यूज कोऑपरेशन सीख करने और मोटिवेट करने के लिए कर सकते हैं। इनफॉर्मल लीडर से अच्छा कांटेक्ट बनाकर मैनेजर्स एम्प्लॉयज को इफेक्टिवली मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। इनफॉर्मल ग्रुप्स नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर स्टैब्लिश करते हैं जो डिसिप्लिन एंड ऑर्डर को प्रमोट करता है ऑर्गेनाइजेशन में। ये नॉर्म्स एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल कंडक्ट को डिस्टिंग्विश करते हैं और एम्प्लॉयज के एक्शंस को गाइड करते हैं। मीन्स ये इनफॉर्मल नॉर्म्स एम्प्लॉयज के बिहेवियर को शेप करते हैं। Another is developing future executives. Informal groups talented individuals को leaders के फॉर्म में आइडेंटिफाई करते हैं। ये इंडिविजुअल्स फ्यूचर एग्जीक्यूटिव पोजीशंस के लिए पोटेंशियल कैंडिडेट्स भी होते हैं। मैनेजमेंट इन एमर्जिंग लीडर्स को रिकग्नाइज एंड नर्चर करके फ्यूचर रोल्स के लिए रेडी कर सकती है। तो ये हो गए हमारे फंक्शंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। First is negative influence of informal leaders. Informal leaders अपने influence का use management policies को undermine करने और अपने followers को manipulate करने के लिए use कर सकते हैं। Means ये leaders अपने personal gain के लिए group dynamics को negative तरीके से affect कर सकते हैं। अगर ये informal leaders formal positions में promoted होते हैं तो ये shirking responsibilities and autocratic tendencies जैसे behaviors दिखा सकते हैं। इससे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में बिकॉज उनका बिहेवियर नॉर्मल स्ट्रक्चर से मेल नहीं खाता। अनदर प्रॉब्लम इज कंफर्मिटी प्रेशर। इनफॉर्मल ग्रुप्स अक्सर मेंबर्स पर स्ट्रॉन्ग प्रेशर डालती हैं कि वे ग्रुप नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कंफर्म करें। ये नॉर्म्स कभी कभी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस से कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। मींस ग्रुप नॉर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज के बीच टेंशन क्रिएट हो सकती है। ग्रुप की लॉयल्टी से मेंबर्स ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं ग्रुप लीडर के डायरेक्टिव्स, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए डेट्रीमेंट हो या ना हो। यानी कि अगर ग्रुप लीडर की डायरेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के अगेंस्ट है तो भी मेंबर्स उन्हें फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस टू चेंज। इनफॉर्मल ग्रुप्स अक्सर रेजिस्ट करती हैं चेंज को बिकॉज ये स्टेटस को थ्रेट करती हैं और मेंबर्स को न्यू स्किल्स एक्वायर करने या बिहेवियर एडजस्ट करने की जरूरत हो सकती है, राइट। तो यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया चेंज या इनिशिएटिव प्रपोज्ड होता है तो इनफॉर्मल ग्रुप्स उसे एक्सेप्ट करने में रिलक्टेंट हो सकते हैं। ये रेजिस्टेंस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू आइडियाज को हिंडर कर सकती है और इससे ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ एंड इनोवेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। यानी कि न्यू आइडियाज एंड इम्प्रूवमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव वे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। अनदर इशू इज प्रोपेगेशन ऑफ र्यूमर्स। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स र्यूमर्स को प्रोपेगेट कर सकते हैं जो जल्दी से फैल सकते हैं और एम्प्लॉयज के बीच कॉन्फ्लिक्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में मिस इन्फॉर्मेशन का रिस्क होता है
र्यूमर्स अक्सर डिस्टॉर्ट करती हैं फैक्ट्स को और ये एम्प्लॉय एंजाइटी, इनसिक्योरिटी या ऑर्गेनाइजेशन की पुअर कम्युनिकेशन से क्रिएट हो सकती है। इससे ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी एंड मोरल को सिग्निफिकेंट रिस्क होता है, यानी कि गलत इंफॉर्मेशन से ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयज की फीलिंग्स दोनों अफेक्ट हो सकती हैं। एंड द लास्ट वन इज रोल कॉन्फ्लिक्ट। इनफॉर्मल ग्रुप्स एंड फॉर्मल रोल्स के बीच कभी कभी रोल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। इस कॉन्फ्लिक्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोल कॉन्फ्लिक्ट तब क्रिएट होता है जब इनफॉर्मल ग्रुप मेंबर्स के पास फॉर्मल रोल्स भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। मींस इन मेंबर्स को फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस एंड इनफॉर्मल ग्रुप नॉर्म्स दोनों को फॉलो करना पड़ता है। जब इंडिविजुअल्स फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने एंड इनफॉर्मल ग्रुप नॉर्म्स के बीच टॉर्न होते हैं तो रोल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, यानी कि उन्हें यह डिसीजन लेना डिफिकल्ट हो सकता है कि किस डायरेक्शन में उन्हें चलना है और कहाँ जाना उनके लिए सही होगा। ये रोल कॉन्फ्लिक्ट कंफ्यूजन एंड डिक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस का रीजन बन सकता है, यानी कि जब लोग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एक्सपेक्टेशंस के बीच कंफ्यूजन में होते हैं तो ये उनके काम की क्वालिटी एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को अफेक्ट कर सकता है। ओके, सो ये थी हमारी प्रॉब्लम्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है गाइस। If you like the content, then please like the video and share it with other students as well, so that जिन भी students को education के लिए ज़रूरत है help की, हम उन तक पहुंच सकें। And don't forget to subscribe to the channel and click on the bell icon also, so that you will not miss further notifications, because I'm going to cover all the 3 years very soon. I'm trying to make it as regularized as I can. So I'm going to cover each and everything, important questions, 10-year papers, each and everything, guys. Okay, I need your support in return. Okay, so if you have any feedbacks, anything you need, any other further support, then please you can mention in comment section or you can send an email to me. Okay, I will revert back to you guys. And if you need any further information on any topic, then also you can mention in comments. All right, I'm trying my best to cover each and everything, but still if you find anything which is missing, please let me know. Okay, so मिलते हैं next video में, तब तक के लिए take care guys, bye bye.